हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेसन जो है रियल एनालिसिस। आज आज के इस लेक्चर में हमारा पूरा फोकस होगा यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट समझने में। जैसे सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड सीक्वेंस किसको बोलते हैं, उसकी रेंज क्या होती है, ये सब चीजें आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। लिमिट ऑफ सीक्वेंस, फिर क्लस्टर पॉइंट, ये सब चीजें आज हम लोग समझने वाले हैं, जो पूरा बेसिक वाला पार्ट है। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो सकता है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको स्किप नहीं करना है। और हम पूरा रियल एनालिसिस यूपीएससी का जो सिलेबस है, यूपीएससी में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है उसको माइंड में रख के कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब आप डालिए सबसे पहले पहली हेडिंग जो है सीक्वेंस। पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखा आता हूं, फिर हम समझेंगे सीक्वेंस क्या होता है। तो लिखिए पहले डेफिनेशन। सीक्वेंस फंक्शन whose domain is the set of natural numbers n and range a subset of real numbers r is called रियल सीक्वेंस। पहला तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? रियल एनालिसिस। यानी यहाँ पे जो आपको सबसेट वगैरह लेना है, जो नंबर्स आने वाले हो कैसे आने वाले हैं? रियल नंबर्स आने वाले हैं। तो करके हम यहाँ पे कौन से सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ रियल सीक्वेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे रियल एनालिसिस के अंदर कौन सी सीक्वेंस आएंगी? रियल सीक्वेंस आएंगी। ठीक है। और एक डेफिनेशन लिखिए यहाँ पे, पहले इसका डिनोशन भी लिख लो। इट इज डिनोटेड बाय एफ एन। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस को डिनोट करेंगे। सीक्वेंस के लिए आपने पहले ऐसे ब्रैकेट बनाया, उनके बीच में लिख दिया एफ एन। इस तरीके से आप डिनोट करेंगे किसी भी सीक्वेंस को। F1, F2, F3, Fn are known as the first term, second term, third term and so on of the sequence Fn। और एक जो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए वो है रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आनी चाहिए हमको? रेंज ऑफ अ सीक्वेंस की, वो भी लिख लीजिए। द सेट ऑफ ऑल distinct terms of a sequence is called its range। ठीक है। अब हमने जो चीजें लिखी है उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, आपको सीक्वेंस को किस तरीके से लिखना है? अगर एफ एक फंक्शन दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है एफ ऑफ एन, ये मेरे को एक फंक्शन दिया हुआ है, अज्यूम कर लो मेरे को दिया हुआ है 1/n, ये है फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? n कोई तो भी नेचुरल नंबर्स है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। यानी n की वैल्यू क्या हो सकती? 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी।
तो बोल रहा अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी जो एन आपको लेना है ये कहां से लेना है, नेचुरल नंबर से लेना है। एंड रेंज इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस। और इसकी जो रेंज बनती है, रेंज क्या होता है, रेंज होता है सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड रेंज। यानी आपने यहाँ पे जब सीक्वेंस लिखेंगे वहां पे जो जो अलग अलग नंबर्स आएंगे उनको जब आप एक सेट के अंदर लिखेंगे तो क्या होगा, रेंज बनेगा। क्योंकि आपको याद है ना, सेट में हम कोई भी रिपीट होने वाला नंबर लिखते हैं क्या, नहीं लिखते। जैसे ए आपको सेट दिया हुआ है 1 2 3, बी आपको सेट दिया हुआ है 2 3 4, और मैं बोल रहा हूं आपको निकालना है ए यूनियन बी। कैसे निकालते, यूनियन ए में जितने एलिमेंट है पूरे लिखो, बी में जितने एलिमेंट है पूरे लिखो। ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3, बी में कितने एलिमेंट है 2 3 4। तो आप फिर से ऐसा 2 3 4 लिखेंगे क्या यहाँ पे, नहीं, ऑलरेडी 2 यहाँ पे आ चुका है, 3 ऑलरेडी आ चुका है। तो आप क्या करते हैं 1 2 3 और उसके बाद लिखते हैं सीधा 4। इससे हमको क्या समझ में आया, सेट में हम कभी भी कोई एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो उसको लिखते हैं क्या, नहीं लिखते। यानी रेंज के अंदर सीक्वेंस के अगर कोई भी टर्म रिपीट होते रहेंगे तो आप उसको 2 बार लिखेंगे क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 बार लिखेंगे। तो जो पहली टर्म रहेंगे, यानी जब मैंने एन की जगह 1 डाला तो वो क्या रहेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। एन की जगह 2 डाला तो रहेंगे सेकेंड टर्म, एन की जगह 3 डाला तो रहेंगे थर्ड टर्म रहेगी। तो देखिए अब हम यहाँ पे इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब जैसे मैं इसके एग्जाम्पल देना चाहूँ आपको, एग्जाम्पल देखते हैं सीक्वेंस के एग्जाम्पल क्या होते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ एक सीक्वेंस है एफ एन जिसकी वैल्यू है 1/n है, एफ एन की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे 1/n। हमको मालूम यहाँ पे n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो ये सीक्वेंस क्या बनेंगी, जैसी में n के जगह, n अगर बिलोंग करता है n को, इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो सकती, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी हो सकती। तो जैसी मैं n के जगह रखूंगा 1/1 कितना हो जाएगा 1, फिर n के जगह रखूंगा 2 तो 1 कैसे डिवाइड हो जाएगा 2 से, फिर 1 के जगह रखूंगा 3 तो कैसे डिवाइड हो जाएगा 3 से, फिर 1 के जगह रखूंगा 4 तो आएगा 1/n के जगह आ गया 4 तो आएगा 1/4, फिर n के जगह 5, ऐसा चलते जाएगा कहां तक, अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। यहाँ पे कितनी टर्म्स आएंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएगी। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो लास्ट टर्म आएंगे वो मेरी लगभग क्या आ सकती, जब मैं n के जगह रखूंगा, n की वैल्यू 1 2 3 कहां तक जा सकती, अप टू इंफिनिटी तक जा सकती। तो जैसे ही मैं n के जगह इंफिनिटी रखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी कितना आता है 0 आता है। तो ये जो सीक्वेंस रहेंगी इसकी लास्ट टर्म क्या आएंगी मेरे लिए 0 आएगी। कैसे निकाले समझा ना, पहले आपने n के जगह क्या रखा 1 रखा तो 1/1 हुआ 1, फिर n के जगह 2 रखा 1/2 हुआ 2, फिर n के जगह 3 रखा 1/3 हुआ 3, फिर n के जगह 4 रखा 1/4 हुआ 4। n कहां तक जाएगा अप टू इंफिनिटी, तो n के जगह इंफिनिटी रख के रखो 1/इंफिनिटी कितना हो जाएगा 0। तो इसकी आखिरी टर्म क्या आएंगी 0 आएंगी। यानी जो ये सीक्वेंस है 1/n, इसमें 1 से लेके कहां तक नंबर आ रहे हैं 0 तक आ रहे हैं। टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हम इसकी पहले लिखेंगे रेंज। रेंज क्या रहता, एक सेट रहता, तो सेट आ गया किसका, सीक्वेंस में जितनी टर्म है उनका, और जो वैल्यू रिपीट होंगी सीक्वेंस में उसको हम बार बार लिखेंगे क्या, नहीं, सिर्फ एक बार। यहाँ पे 1 एक बार आया, 1/2 एक बार आया, 1/3 एक बार आया, 1/4 एक बार आया, और फिर यहाँ पे 0 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो यहाँ पे ज्यादातर टर्म्स कितने बार आ रही है, एक ही बार आ रही है, तो हम लोग एक एक बार इनको लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे लिए हमारी रेंज। तो ये समझा सीक्वेंस कैसे लिखना है और रेंज कैसे लिखना है, पक्के में समझ में आया। जिनको नहीं समझा वो अगली सीक्वेंस देखो। अगर मेरे को सीक्वेंस दी हुई है -1 का पावर n/n, क्या सीक्वेंस दी हुई है
-1 का पावर n अपॉन n। हमको मालूम सीक्वेंस का जो डोमेन रहता है वो क्या रहता है, नेचुरल नंबर। यानी आप n के जगह क्या लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर। यानी n की वैल्यू क्या आ सकती, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी आ सकती। तो चलिए अब बनाते हैं यहाँ पे सीक्वेंस। क्या बनेगा हमारा, फर्स्ट टर्म क्या बनेंगे, n के जगह रखना पड़ेगा 1। तो -1 का पावर 1 -1 डिवाइड बाय 1, ये होगी फर्स्ट टर्म। फिर सेकेंड टर्म -1 का पावर n यानी -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 अपॉन n के जगह आ गया 2। फिर रखेंगे 3 तो आएगा -1 का पावर 3, -1 का क्यूब कितना होता, -1 अपॉन n, n की वैल्यू है 3 आएगा। फिर n के जगह रखेंगे 4, -1 का पावर 4, -1 का इवन पावर क्या था 1 अपॉन n की वैल्यू 4। ऐसा चलते जाएगा, चलते जाएगा। फिर हम आएंगे n वाली टर्म पे। जैसे हम n के जगह लास्ट वैल्यू क्या रख सकते हैं, इंफिनिटी। n के जगह जैसे इंफिनिटी रखूंगा, -1 का पावर इंफिनिटी क्या होता मालूम नहीं, डिवाइड बाय इंफिनिटी। n की वैल्यू क्या है, इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता 0। तो लास्ट टर्म यहाँ पे क्या आएंगे आपके 0 आएंगे। आएंगे, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। फिर उसके बाद आप इसकी क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। रेंज कैसे निकालते हैं, जो भी एलिमेंट्स आपको दिखते हैं आप वो लिखते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज भी आ रही है और नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही है। ये चीज दिख रहा है ना आपको, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही है क्या, नहीं, आपको पॉजिटिव वैल्यूज भी मिल रही है और नेगेटिव वैल्यूज भी मिल रही है। यानी मेरे को यहाँ पे क्या क्या नंबर दिख रहा है, मेरे को -1 दिखा, फिर 1/2 दिखा, फिर -1/3 दिखा, फिर 1/4 दिखा, और आखिरी नंबर जो मेरे को दिखा वो क्या दिखा, यहाँ पे 0 दिखा। दिखा, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसा कर सकता क्या कि जो 0 है उसको बीच में लिख देता हूँ, जो पॉजिटिव नंबर्स है उनको इस साइड लिख देता हूँ, है ना, ये आगे जाते जा रहे हैं, और जो नेगेटिव नंबर थे उनको इस साइड लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या आया था, -1/3 आया था। अगर हम यहाँ पे n के जगह डालते 5 तो यहाँ पे आता -1 का पावर 5 अपॉन 5, तो यहाँ पे क्या थी वैल्यू, -1/5, ऐसा आते जा रहा। लेकिन यहाँ पे पहली टर्म क्या थी, -1 थी, है ना, -1 से ज्यादा छोटी और कोई टर्म आ रही है क्या, नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, समझ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे -1 का पावर क्या दिया हुआ है हमको, n दिया हुआ है। फिर जहाँ पे डिवाइड भी किससे करना है, n से। तो जब आपने -1 के पावर 1 को डिवाइड किया 1 से तो क्या मिला, -1। अब किसी भी ऑड नंबर के लिए आप जब डिवाइड करोगे तो -1 से छोटी वैल्यू मिलेंगी क्या, नहीं। -1 का पावर 3 अपॉन 3 कितना आएगा, -1 का क्यूब -1/3, -1 का पावर 5 अपॉन 5 क्या आएगा, -1/5। ये सब नंबर क्या है, -1 से बड़े हैं, है ना। याद है ना, नेगेटिव में उल्टा होता है। जैसे हम बोलते 1/3 ये छोटा है 1 से, जैसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -1। ये जो आपका ग्रेटर देन था ये क्या हो जाएगा, लेस देन, ये हो जाएगा -1/3, यानी -1 -1/3 से छोटा है, आएगा। तो ये हो गया हमारे लिए हमारी रेंज। समझा, तो आपको सीक्वेंस और रेंज किस तरीके से दिखती है समझ में आ रहा है पक्के में, क्योंकि इससे ही आपको आगे के कंसेप्ट समझ में आएंगे। तो आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी देखिए, जैसे अगर मैं आपको अगला दूं -1 का पावर n, ये एक सीक्वेंस दे दूं, क्या दे रहा हूं, -1 का पावर n। मेरे को मालूम n का डोमेन है नेचुरल नंबर, यानी n की वैल्यू क्या हो सकती, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी हो सकती। तो चलो पहले रखेंगे n के जगह 1, -1 का पावर 1 क्या होगा, -1। फिर रखेंगे n के जगह 2, -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1। फिर n के जगह रखेंगे 3, -1 का क्यूब क्या होगा, -1, क्योंकि -1 का जब भी ऑड पावर आएगा तो -1, -1 का जब भी इवन पावर आएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पे -1 का पावर 1 हुआ -1, -1 का स्क्वायर हुआ +1, -1 का पावर क्यूब हुआ -1, तो -1 का पावर 4 क्या होगा, +1, और ऐसा होते जाएगा कहाँ तक, अप टू इंफिनिटी।
आते जाएंगे हर बार। पहली टर्म जब भी आप लोगे ऑड नंबर तो आएगा -1, जब भी लेंगे इवन नंबर तो आएगा +1। तब हम लिखेंगे इसकी रेंज। रेंज बताइए, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, अलग अलग एलिमेंट लिखना पड़ता है। पहला एलिमेंट मेरे को क्या दिख रहा है, -1, फिर से -1 रिपीट हो रहा है तो फिर से लिखूंगा क्या, नहीं, एक एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखना है। यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, उसको भी लिख दो एक बार। आगे तो रेंज क्या हो गई, -1 1 हुई। तब आप देखो यहां पे पहले क्वेश्चन में रेंज के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे थे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे थे। कितने एलिमेंट आ रहे थे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इस टाइप को हम बोलते हैं इनफाइनाइट रेंज। क्या बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट रेंज। यहां पे भी देखो आपने डॉट 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 क्यों डाला, क्योंकि यहां पे कितने एलिमेंट आ रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने एलिमेंट आएंगे हम बता सकते हैं क्या, नहीं, तो इसकी रेंज भी कितने हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, इनफाइनाइट रेंज हो जाएंगे। होगी कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा यहां तक। फिर यहां पे रेंज को देखो, यहां पे रेंज के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2, क्योंकि जब भी आप n की कोई भी ऑड वैल्यू डालते हो तो आंसर आता है -1, n की कोई भी अगर इवन वैल्यू डालते हो तो आंसर आता है +1। तो यहाँ पे -1 +1 सिर्फ 2 एलिमेंट आ रहे हैं। रेंज में कितने एलिमेंट है आप गिन पा रहे हो, तो ये रेंज कैसी है, फाइनाइट रेंज है। कैसी है रेंज, है फाइनाइट रेंज है। अब ये समझा मैं इतना गैप दे दे के क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हम पूरे कंसेप्ट यहीं पे आके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तभी हमने जैसे देखा इसको हम कौन सी रेंज बोलते हैं, तो आपको पूरे रेंज में जितने कंसेप्ट लगते हैं सब हमको यहीं पे आके सीखना है। नेक्स्ट देखो, अगर मेरे को एक रेंज दी, सीक्वेंस दी हुई है 1 + -1 का पावर, ऐसी सीक्वेंस दी हुई है, मेरे को मालूम n का डोमेन क्या रहता है, नेचुरल नंबर होता है, यानी मैं n की वैल्यू क्या ले सकता हूं, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। तो चलो पहले मैं n की वैल्यू ले लेता हूं 1, -1 का पावर 1 क्या होगा, -1, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 1 -1 कितना आ गया, 0। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई इस सीक्वेंस की, 0। फिर n की वैल्यू लेता हूं 2, तो मैं निकालूंगा सेकेंड टर्म, तो क्या आएगा 1 + -1 का पावर n की वैल्यू 2, तो आ गया 1 + -1 का स्क्वायर +1, 1 + 1 क्या आ गया 2। तो सेकेंड टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या आ गई, 2 आ गई। फिर मैं n की जगह रखूंगा 3, तो आएगा 1 + -1 का क्यूब, तो आ गया 1, -1 का क्यूब -1 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 में से 1 गया 0, ये हो गई थर्ड टर्म। फिर मैं निकालूंगा फोर्थ टर्म, तो आएगा 1 + -1 का पावर 4, -1 का इवन पावर क्या होता है, +1, तो 1 + 1 कितनी आई वैल्यू। तब आप एक चीज देखते जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है क्या, हाँ, जो भी इवन टर्म निकालोगे आप वो आएगा 2, जो भी ऑड टर्म निकालोगे वो आएगा 0। कैसे निकाले समझ में आया, आपको सिर्फ n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और निकालना है, ठीक है। अब आप बताइए इसकी रेंज क्या मिलेंगी आपको, रेंज क्या रहता है, सेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो है इसमें। यहां पे एक एलिमेंट है 0, कब, जब आप ले रहे हैं ऑड टर्म, और दूसरा एलिमेंट है 2 जब आप ले रहे हैं इवन टर्म। कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 2। गिन सकते रेंज के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, गिन सकते। तो कैसी रेंज है ये, फाइनाइट रेंज। अब धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, अब दिक्कत नहीं लग रहा होगा कि रेंज सीक्वेंस कैसे निकालते हैं। तो उसके बाद देखो, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है एक एग्जांपल में कि हमारी जो f1 है, फर्स्ट टर्म है वो है 1, हमारी जो सेकेंड टर्म है वो है 2, और f ऑफ n + 2 ये इक्वल है f ऑफ n + 1 + 3 टाइम्स f ऑफ n फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आपको बोल रहा है आपको निकालना है सीक्वेंस और उसका रेंज। तो बताइए आप सबसे पहले इसकी सीक्वेंस कैसे निकालेंगे। आपके पास फर्स्ट टर्म है, आपके पास सेकेंड टर्म है, तब हम निकालेंगे सीक्वेंस f n की वैल्यू। फर्स्ट टर्म क्या है मेरी 1,
सेकेंड टर्म क्या है मेरी 2 है। चलिए अब हम निकालेंगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म निकालने के लिए चलो n की जगह वैल्यू रखेंगे 1, तो यहाँ पे व्हेन, पहले तो मैं ये लिख दूं n क्या है। n जो डोमेन होता है, याद रखना हमेशा कौन सा होता है, नेचुरल नंबर्स का मतलब आप n की वैल्यू ले सकते हैं 1 2 3 अप टू इंफिनिटी ले सकते हैं, यानी आपको काउंटिंग नंबर्स लेना है यहाँ पे, याद रखेंगे। तो चलिए बताइए अभी आपको n की सबसे पहले वैल्यू क्या डालना है 1, तो f ऑफ n प्लस 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 इक्वल्स टू f ऑफ n प्लस 1, n की जगह रखे 1, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 3 टाइम्स f ऑफ n की जगह आपने रखे, समझा ना ये कब हुआ, व्हेन n की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट किया 1, तो क्या मिलेगा f ऑफ 2 कितना है 2 प्लस 3 इंटू एफ ऑफ 1, 3 1 जार 3, तो 3 प्लस 2 कितना है वैल्यू 5। तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या आ गई आपकी 5, आगे थर्ड टर्म। अब इसी तरीके से आपको बाकी टर्म्स निकालना पड़ेगा, तो हम निकालते हैं फोर्थ टर्म। यानी फोर्थ टर्म निकालने के लिए आपको n की जगह क्या रखना पड़ेगा 2, तो व्हेन n इक्वल्स टू 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ n की जगह आ गया एफ ऑफ 3 कितना निकाला आपने 5 प्लस 3 इंटू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 कितना दिया हुआ है आपको 2, तो 3 2 जार 6, 6 प्लस 5 कितना आ गया 11। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ गया आपके लिए 11, और ये ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, ये भी कहां तक जाएंगे अप टू इंफिनिटी तक। तो आप पूरे निकालते बैठेंगे क्या, नहीं, फिर आप लिखेंगे इसकी रेंज। रेंज क्या रहता है, एक सेट रहता है किनका, सीक्वेंस के एलिमेंट का। इसको कैसे लिखते हैं, जो भी सीक्वेंस में एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको आप लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक बार, और बाकी पूरे एलिमेंट्स को एज इट इज लिखेंगे। तो पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2, तीसरा एलिमेंट 5, अगला एलिमेंट 11, ये कहां तक जा रहा है अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कितने एलिमेंट हम लिख पा रहे क्या, नहीं। तो रेंज के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे आप काउंट कर पा रहे क्या, नहीं कर पा रहे। तो ये कैसी हो गई इनफाइनाइट रेंज। समझा, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझा पक्के में, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट आपको लिखना है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। इसमें पहले हेडिंग डालो बाउंडेड अबव सीक्वेंस। एक सीक्वेंस को आप बाउंडेड अबव सीक्वेंस कब बोलेंगे, सीक्वेंस Fn is said to be bounded above sequence if there exists a real number, there exists a real number capital K such that Fn is always less than equals to capital K for every n belongs to n. That is, if the range of the sequence is bounded above. मैं ऐसा करता हूं, पहले लिखा देता हूं, फिर जो हमने क्वेश्चंस लिखे हैं ना उनमें सीखते हैं कि बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो और बाउंडेड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहले लिखा देता हूं पूरा
bounded below sequence. A sequence Fn is said to be bounded below if there exists a real number small k, if there exists a real number small k such that Fn is greater than equals to small k for every n belongs to n. That is, if the range of the sequence is bounded below. नेक्स्ट लिखिए बाउंडेड सीक्वेंस. A sequence is said to be bounded if it is bounded above as well as below. Hence, sequence Fn is bounded if there exist two real numbers small k and capital K such that small k is less than equals to f of n is less than equals to capital K for every n belongs to n. या तो आप इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो भी लिख लो. अल्टरनेटली sequence Fn is bounded if there exists a real number L such that mod of Fn is less than equals to L for every n belongs to n. मतलब the range of the sequence is bounded. ठीक. Next, unbounded sequence. Unbounded sequence. A sequence is said to be unbounded if it is not bounded. Next,
अनबाउंडेड above sequence a sequence fn is said to be unbounded above if it is not bounded, that is for every real number capital K there exists small m जो बिलोंग करता है n को सच दैट सीक्वेंस की जो mth टर्म है वो ग्रेटर देन आ जाए आपके कैपिटल K से, और लास्ट अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस, अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस। A sequence fn is said to be unbounded below if it is not bounded below, that is for every real number small k there exists m which belongs to n such that m belongs to m such that mth term is less than small k। याद रखेंगे पक्के में। और एक चीज लिख लो कि जो लीस्ट अपर बाउंड होता है उसको हम बोलते हैं सुप्रीमम, SUPREMUM सुप्रीमम। और जो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है उसको हम बोलते हैं इनफीमम। क्या बोलते हैं? इनफीमम। तो इतनी चीज आपको याद रखनी। अब देखो हमने लिखा क्या है। सबसे पहली चीज हमने लिखा है कि एक सीक्वेंस बाउंडेड अबोव कब होती है। बाउंडेड अबोव कब होंगी? आपने सीक्वेंस लिखा, वहां पे जो सबसे बड़ा नंबर है वो अगर आपको दिख रहा है, यानी इक्वेशन का आपको सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, उससे बड़ा नंबर पूरे इसमें कोई भी प्रेजेंट नहीं है पूरी सीक्वेंस में, तो वो क्या होंगी? बाउंडेड अबोव होंगी। तो सीक्वेंस fn is said to be bounded above sequence if there exists a real number कैपिटल K such that सीक्वेंस की हर एक टर्म ये कैपिटल K से छोटी, यानी रेंज ऑफ सीक्वेंस कैसी रहनी चाहिए? बाउंडेड अबोव रहनी चाहिए। यानी रेंज में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो आपको मालूम है तो आप बोल सकते हैं बाउंडेड अबोव है। तो अगर रेंज का आपको सबसे छोटा एलिमेंट मालूम है तो आप क्या बोल सकते हो? सीक्वेंस कैसी है? बाउंडेड बिलो है। सेम लॉजिक अगर लगाऊं तो अगर मेरे को रेंज का सबसे छोटा और सबसे बड़ा एलिमेंट दोनों अगर मालूम है तो सीक्वेंस को कैसे बोलूंगा? बाउंडेड सीक्वेंस। और इसी का उल्टा हो जाएगा अनबाउंडेड। अनबाउंडेड मतलब जो बाउंडेड नहीं है, जिसका सबसे छोटा सबसे बड़ा दोनों एलिमेंट मेरे को मालूम नहीं है, वो कैसे हो गई? अनबाउंडेड सीक्वेंस हो गई। यहां पे देखो अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं, अनबाउंडेड अबव मतलब
आपको जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है वो मालूम नहीं है। अनबाउंडेड बिलो मतलब सबसे छोटी वाली वैल्यू आपको मालूम नहीं है। अब आप देखो इसको हमारे जो क्वेश्चन है उसके थ्रू, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला जो एग्जाम्पल देखे थे हमने वो क्या है, यहाँ पे नंबर क्या क्या आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, और जब मैंने n के जगह डाला इन्फिनिटी तो 1/∞ क्या आया, 0 आया। मेरे को सबसे छोटी टर्म मालूम है क्या सीक्वेंस की, मालूम है, क्या है, 0। मेरे को सबसे बड़ी टर्म मालूम है क्या सीक्वेंस की, मालूम है, क्या है, 1 है। तो आप कोई भी nth टर्म ले लो इसकी, है ना, सीक्वेंस की कोई भी टर्म ले लो आप, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, वो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगी या तो लेस देन इक्वल टू 1 रहेंगी। यानी जो आपने nth टर्म निकाले क्या है, 1 आया, देखो 1 जो है वो 1 से इक्वल है। 1/2 आया, 1/2 जो है वो 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। 1/3 आया, वो 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। और आखिरी आखिरी की टर्म्स क्या आई, 0 आई, 0 जो है वो 0 से इक्वल है। यानी इस रेंज के बाहर कोई भी टर्म यहाँ पे आ सकती क्या, नहीं। तो ये वाली जो सीक्वेंस है ये कैसी हो जाएंगी, बाउंडेड सीक्वेंस। यानी एक सीक्वेंस को बाउंडेड कहलाने के लिए क्या रहना चाहिए, वो बाउंडेड अबव भी रहना चाहिए, बाउंडेड बिलो भी रहना चाहिए। यहाँ पे जितनी रेंज क्या रहता, रेंज रहता कि ये जो आपने सीक्वेंस लिखी है इसके अंदर कौन कौन सी टर्म आ सकती। तो ये रेंज में मेरे को सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है, 0, और रेंज में सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो कोई भी नंबर 0 से छोटा नहीं हो सकता, कोई भी नंबर 1 से बड़ा नहीं हो सकता। आ गया, तो ये हो गया मेरे लिए सुप्रीमम, ये हो गया मेरे लिए इनफीमम। आ गया, ये लिखे थे लीस्ट अपर बाउंड, यानी सबसे छोटा ऐसा नंबर जिससे सब नंबर छोटे मिल रहे हैं, है ना, लीस्ट अपर बाउंड। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं यहाँ पे जितने नंबर है वो किसके बीच में आ रहे हैं, 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं। अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो मैं बोल सकता हूँ नंबर 2 से भी छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस में कोई भी नंबर 2 आया है क्या, नहीं। 1 से इक्वल आया तो 1 से छोटे हैं, तो ये क्या हो गया हमारे लिए सुप्रीमम हो गया। यहाँ पे कोई नंबर 0 से बड़ा है, जो नंबर 0 से बड़ा है वो पक्के में -1 से ही बड़ा होगा, लेकिन हमारी सीक्वेंस में -1 टर्म आई थी क्या, नहीं आई थी, तो -1 को देखेंगे क्या, नहीं। हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा हमारी रेंज में, वो हो जाएगा हमारे लिए इनफीमम हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो यहां तक आपको एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी जो भले इनफाइनाइट रेंज है, रेंज के अंदर कितने एलिमेंट है मैं गिन सकता क्या, नहीं, लेकिन मेरे को रेंज के एंड पॉइंट मालूम है कि जो भी एलिमेंट होगा सबसे बड़ा एलिमेंट होगा 1 से बड़ा कोई एलिमेंट आ सकता क्या, नहीं। रेंज में सबसे छोटा एलिमेंट होगा 0, कोई भी एक भी नेगेटिव एलिमेंट आएगा क्या, नहीं। एन क्या है, नेचुरल नंबर्स है नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे जैसे आप एन के जगह वैल्यू रखोगे तो कभी नेगेटिव आएगा क्या, नहीं है। और एक चीज, एक कंसेप्ट होता है यहाँ पे, आप टर्म्स को देखो, पहली थी 1, फिर आया 1/2, ये बढ़ रही है कि घट रही है, घट रही है, तो आप इसको बोलते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। कैसे सीक्वेंस बोलते हैं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। फर्स्ट टर्म जो आई मेरी वो क्या थी, 1, सेकेंड टर्म आई 1/2 जो पहले वाले से छोटी है, फिर थर्ड टर्म आई 1/3 ये उससे भी छोटी थी, फिर फोर्थ टर्म आई 1/4, और जो nth टर्म थी वो थी 0 जो सबसे छोटी आई। तो यहाँ पे वैल्यू लाइन से छोटी होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रहे थे। कैसे सीक्वेंस आएंगे आपकी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। नेक्स्ट देखिए, फिर से देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है -1 का पावर n अपॉन n दिख रहा है। यहाँ पे अब आप देखिए आपको सबसे छोटा नंबर, ठीक है, सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है, दिख रहा है। -1 से छोटा कोई भी नंबर आएगा क्या, यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों, आपने रख के देखा था, एक एक वैल्यू रख के देखे थे। माइनस में टर्म कब आ रही, जब आप ऑड नंबर रखो, तो आपने -1 का अगर आपने रखा पावर 1 था, -1 का पावर 1 अपॉन 1 क्या है, -1,
फिर आपने 3 रख के देखा था तो -1 का पावर 3 आएगा -1/3 आ रहा है। -1/3 -1 से बड़ा है 1/3 1 से छोटा है। एग्री करते सब, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर तो प्लस के जगह माइनस, लेस देन के जगह ग्रेटर देन, और 1 के जगह +1 के जगह -1, तो -1 जो है छोटा है किससे, -1/3 से। कोई एक बड़ा नंबर रख के देखो, 101 रख के देखो, -1 का पावर 101/101 कितना आएगा, -1/101 है, आएगा पक्के में। तो ये भी वैल्यू जो -1 से छोटी है, क्यों, 1/101 ये छोटा है, किससे छोटा है, 1 से, है ना। 1 को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो छोटी वैल्यू देंगे आपको, देखा। अब अगर मैं इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूं तो -101, ये लेस देन की जगह ग्रेटर देन -1, यानी यहाँ पे जितने भी आप नंबर लोगे सबसे छोटा नंबर मेरे को क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। यानी इस सीक्वेंस में जो भी नंबर है वो या तो -1 से इक्वल हो सकते हैं या तो -1 से बड़े हो सकते हैं, है ना। पूरे -1 से आपकी fn की वैल्यू या तो इक्वल हो सकती है या तो बड़ी हो सकती है। आप n की कोई भी नेचुरल नंबर वाली वैल्यू ले सकते। तो ये क्या हो गया आपके लिए, सबसे लोवेस्ट वैल्यू, है ना। लोवेस्ट वैल्यू पे आपने लिमिट लगा दिया, ठीक है। लोवेस्ट वैल्यू पे क्या लग गया आपका, लिमिट। आपकी वैल्यू -1 से छोटी हो ही नहीं सकती, आप कुछ भी कर लो। तो ये क्या हो गया आपके लिए, आपने उसको नीचे से बांधा कि ऊपर से बांधा, नीचे से, तो आप इसको बोलेंगे ये कैसी सीक्वेंस हो गई, जो है बाउंडेड बिलो। पढ़े थे बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो कि आपकी जो भी fn की वैल्यू हो वो हमेशा k से इक्वल हो या तो बड़ी हो। तो ये कौन सी सीक्वेंस हो गई, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस हो गई, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस हुई। लेकिन ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है क्या, नहीं, क्यों, पहली वैल्यू थी नेगेटिव -1, फिर आए 1/2, यानी वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई। फिर 1/2 से आप कहां पे चले गए, -1/3, पॉजिटिव से नेगेटिव, वैल्यू डिक्रीज हुई। -1/3 से 1/4, फिर से वैल्यू इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे सिर्फ बढ़ रहा है या सिर्फ घट रहा है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी नहीं है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी नहीं है। समझा पक्के में। अब देखिए नेक्स्ट टर्म क्या थी, -1 का पावर n। यहाँ पे एक टर्म आ रही -1, दूसरी आ रही +1। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है, -1, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है, +1 है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ये कैसी सीक्वेंस हो गई, बाउंडेड सीक्वेंस। क्यों हुई, यहां पे एक छोटा नंबर -1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, जिससे आपकी nth टर्म इक्वल रहेंगी या तो बड़ी रहेंगी, और यहाँ पे एक बड़ा नंबर 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे एक स्मॉल k भी एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे एक कैपिटल K भी एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n है, रख के देखो, n की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 पे क्या टर्म आ रही, -1, ये छोटी वाली वैल्यू से इक्वल आ गई। फिर सेकेंड टर्म रखो, n की जगह 2 रखो, f(2) क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 ये ऊपर वाली टर्म से इक्वल है। यानी आपने यहाँ पे जो भी सबसे बड़ी वैल्यू जो आएंगी, सबसे छोटी वैल्यू जो आएंगी, आपको दोनों मालूम है, यहाँ पे मालूम है, तो आपकी सीक्वेंस कैसे हो गई, बाउंडेड सीक्वेंस हो गई। फिर से मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है क्या, नहीं, क्यों, पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हुआ, नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव से फिर नेगेटिव हुआ, यानी पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा। तो ये हमारा ना ही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। याद रहेगा पक्के में। नेक्स्ट टर्म देखिए, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 1 + -1 का पावर n। फिर से ये कैसे हो गई हमारे लिए, बाउंडेड हो गई। क्यों ही बाउंडेड सीक्वेंस, आपके जो भी टर्म है सीक्वेंस की वो 0 से इक्वल या बड़ी होंगी, लेकिन 2 से इक्वल या छोटी होगी। तो आपने यहाँ पे जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है टर्म में वो भी निकाल सकते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू जा रही है सीक्वेंस में वो भी निकाल सकते हैं, हर एक टर्म के लिए निकाल सकते हैं।
अभी जैसे अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ, अगर मैंने n की वैल्यू ले लिया 101, तो क्या आएगा 1 प्लस -1 का पावर 101, -1 का ऑड पावर क्या होगा -1, 1 -1 कितना हो गया 0। देखो यहाँ पे किससे इक्वल आ रहा है, लोअर वाली वैल्यू से। तो अब आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया कि लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या रहता, बाउंडेड सीक्वेंस कब होंगी, बाउंडेड सीक्वेंस तब होंगी जब आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी टर्म सीक्वेंस की मालूम है ना। और आपकी फिर बाउंडेड बिलो कब होंगी, जब आपको सबसे छोटी टर्म मालूम। बाउंडेड अबव कब होंगी, जब आपको सबसे बड़ी टर्म मालूम। तो जो सबसे छोटी टर्म हो गया इन्फीमम, जो सबसे बड़ी टर्म हो गया वो हो गया सुप्रीमम। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगली इक्वेशन देखो क्या है यहाँ पे। अच्छा ये यहाँ पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है क्या, नहीं। पहले हम 0 से गए 2 बढ़ा, फिर 2 से 0 घटा, फिर 0 से 2 बढ़ा, फिर 2 से 0 घटा। तो ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट देखिए आपको टर्म क्या दिख रही है, 1 2 5 11 एंड सो ऑन, ऐसी दिख रही है टर्म यहाँ पे। अब आप यहाँ पे एक चीज बताइए कि हमारी जो इक्वेशन है ये कैसी है, आपकी जो सीक्वेंस है बाउंडेड अबव है कि बाउंडेड बिलो है, जल्दी से बताइए। ये हमारी जो टर्म है सीक्वेंस है ये कैसी है, बाउंडेड बिलो है। कैसी है ये, बाउंडेड बिलो। क्यों बाउंडेड बिलो है, क्योंकि आप यहाँ पे सीक्वेंस को अच्छे से देखिए। आपको इस सीक्वेंस में सबसे छोटा नंबर जो मिल सकता है वो क्या मिल सकता है 1, और जो सबसे छोटा नंबर मिल रहा है वो हमको मालूम है क्या, मालूम है क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो हमको ये मिल गया कि हमारी जो वैल्यू है क्या आ रही है, बाउंडेड है। समझा पक्के में, सबसे छोटी वैल्यू मालूम है तो हमको मिला बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है, अप टू इंफिनिटी कुछ भी आ सकती है। वो जो वैल्यू आने वाली बड़ी वाली वैल्यू वो हमको मालूम है क्या, नहीं। तो हमारे लिए ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव हो सकती है क्या, नहीं। समझा। तो अगर बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, ये कैसी है, अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस है। यानी ऊपर जो बाउंड होगा वो हमको मालूम नहीं है। सेम चीज यहाँ पे तो आपकी बाउंडेड है, यहाँ पे भी आपकी बाउंडेड है, यहाँ पे भी आपकी बाउंडेड है। नहीं यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको सबसे छोटी वाली वैल्यू मालूम है ना, बाउंडेड बिलो -1 से छोटा कोई नंबर नहीं आ सकता। लेकिन पॉजिटिव में तो नंबर कहीं तक भी जा सकता है ना। तो यहाँ पे आपको जो अपर लिमिट है जिससे छोटा नंबर आना ही चाहिए वो मालूम है क्या, नहीं। तो ये कैसी हो गई, अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस हुई। यहाँ पे देखिए क्या था नंबर 1, 1/2 1/3 1/4 और 0 थे, तो पूरा कैसा था, बाउंडेड था। समझ रहा है पक्के में। अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक सीक्वेंस है हमारे पास, मेरे पास एक सीक्वेंस है -1 का पावर n इंटू ऐसी एक सीक्वेंस दी हुई। तो चलिए बताइए पहले आप क्या करेंगे, n के जगह रखेंगे 1, तो -1 का पावर 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा -1। फिर आप n के जगह रखेंगे 2, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2। फिर n के जगह रखेंगे 3, तो -1 का क्यूब माइनस इंटू 3 आ गया। फिर आप n के जगह 4 रखेंगे, -1 का इवन पावर 1, 1 इंटू 4 4। फिर n की जगह रखेंगे 5, तो -1 का पावर 5, -1 का ऑड पावर -1 इंटू 5 हो गया -5 एंड सो ऑन। ऐसी वैल्यूज आ रही है यहाँ पे। अब इसकी रेंज लिखिए, रेंज क्या आएगा यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे आपको जो भी टर्म है, आपको एक -1 दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो मैंने लिखा -1 लिखा। फिर दिख रहा है -3, -1 से छोटा है। फिर दिख रहा है 4 2 से बड़ा है। फिर दिख रहा है -5 छोटा है। ये कहाँ तक जाएगा, अप टू इंफिनिटी। ये भी कहाँ तक जाएगा, अप टू इंफिनिटी। क्यों, अगर मैंने यहाँ पे 100 रख दिया तो -1 का पावर 100 कितना होगा 1 इंटू 100, 100 इंटू 1 आ गया 100 आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे n के जगह 101 रख दिया तो -1 का पावर 101 क्या आएगा -1 इंटू 101 तारा -101। तो यहाँ पे जैसे n की वैल्यू बढ़ते जा रही ये टर्म्स की वैल्यू भी
बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पे आप सबसे छोटा एलिमेंट निकाल पा रहे हैं क्या? नहीं निकाल पा रहे। आप सबसे बड़ा एलिमेंट निकाल पा रहे क्या? नहीं निकाल पा रहे। तो ये सीक्वेंस कैसे हो गई? अनबाउंडेड सीक्वेंस। कैसी सीक्वेंस हो गई है? अनबाउंडेड सीक्वेंस हुई। लेकिन अगर मैं आपको एक सीक्वेंस दे दूं जो है 2 का पावर n, क्या है सीक्वेंस? 2 का पावर n, तो बताइए क्या बनेगा? पहले आप n की जगह रखेंगे 1, 2 का पावर 1 2, फिर आप n की जगह रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर आप n की जगह रखेंगे 3, 2 का क्यूब 8 एंड सो ऑन। फिर n कहां तक जा सकता है? अप टू इंफिनिटी। तो सीक्वेंस भी कहां तक जाएंगे? अप टू इंफिनिटी आएगा। अब आप बताइए अगर आप इसका रेंज लिखेंगे, रेंज क्या आएगा? 2 4 8। यहां पे भी आप रेंज पूरे गिन पा रहे क्या? नहीं। तो किसी रेंज है ये? इनफाइनाइट रेंज है? लेकिन यहां पे जो सबसे छोटी वैल्यू आ सकती है रेंज की, वो क्या आ सकती है? 2, है ना। हमने पहला एलिमेंट देखा 2 है, उसके बाद कोई भी एलिमेंट इससे छोटा आया क्या? नहीं आया। तो हमारा सबसे छोटा एलिमेंट कौन है यहाँ पे? 2। इससे छोटा कोई हो सकता क्या? नहीं, इससे छोटा कोई नहीं हो सकता। तो ये सीक्वेंस कैसी है? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। कैसी है ये? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, यानी आपके यहाँ पे नीचे की वैल्यू आपने फिक्स करके रखी है, बाउंड करके रखी है, उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता। तो ऊपर की वैल्यू फिक्स की है क्या? नहीं, ऊपर तो अप टू इंफिनिटी जा रहा है जहां तक इच्छा है। तो वो कैसा हो गया? अनबाउंडेड। तो आप इसको बोल सकते हैं अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस, बोल सकते हैं। कोई भी दिक्कत? यहाँ पे देखो पहला नंबर था 2, उसके बाद आया 4, बड़ा है उससे, 4 के बाद 8, उससे बड़ा है, 8 के बाद 16, उससे बड़ा आएगा, है ना। तो यहाँ पे सीक्वेंस कैसे हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये कैसी हो गई? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। उम्मीद है बेसिक वाला पार्ट सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? अब अगर मैं आपको एक सीक्वेंस ऐसे दे दूं n अपॉन n प्लस 1, तो बताओ ये बाउंडेड है कि नहीं है? कैसे देखेंगे? पहले आप n की जगह रखो 1, तो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, हो गया 2। फिर n की जगह 2 रखो तो आएगा 2 अपॉन 2 प्लस 1 3। फिर n की जगह 3 रखो तो आएगा 3 अपॉन 3 प्लस 1 4 आएगा। कोई भी दिक्कत? ऐसा ये चलते जाएगा। फिर मैं n के जगह रखूंगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी कैंसिल हो जाएगा। तो लगभग वैल्यू कैसे इक्वल आएंगी? ये 1 से इक्वल आएंगी। आएगी? पक्के में समझ में आ रहा है? सच में समझ में आ रहा है? अगर मैं बोल रहा हूं 5 0 0 0 0 0 0 1 अपॉन 5 0 0 0 0 0 0 0, इसकी वैल्यू लगभग कैसे इक्वल आती है? 1, नियरली इक्वल टू 1। अब ये n कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक। सोच रहे हो? ये तो मैंने एक छोटा सा नंबर लिया, यही लगभग 1 आ जा रहा है। तो जब आप बहुत ही बड़ा नंबर लोगे तो उसकी वैल्यू लगभग कैसे इक्वल आ जाएंगे? 1 से आएगी। तो यहाँ पे मेरी जो रेंज है, रेंज क्या आएंगे? रेंज में नंबर है 1/2, उसके बाद 2/3, उसके बाद 3/4, और आखिर में जा रहा है 1 तक जा रहा है। रेंज का सबसे छोटा एलिमेंट है 1/2, रेंज का सबसे बड़ा एलिमेंट है 1। क्योंकि यहाँ पे देखो आपका न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जब आप बहुत बड़ी वैल्यू ले लो, है ना, जैसे मैंने 10 बिलियन ले लिया, तो 10 बिलियन अपॉन 10 बिलियन प्लस 1 लगभग कैसे इक्वल हो गया? 10 बिलियन अपॉन 10 बिलियन से। तो लगभग वैल्यू कितनी आ गई उसकी? 1 आ गई। तो 1 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे गलती से भी आ सकती क्या? नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता, तो वैल्यू 1 से बड़ी नहीं आ सकती। तो नीचे की सबसे छोटी वैल्यू भी मालूम है, ऊपर से सबसे बड़ी वैल्यू भी मालूम है आपको। तो ये सीक्वेंस कैसी हो गई? बाउंडेड सीक्वेंस हो गई। हो गई बाउंडेड सीक्वेंस, कोई दिक्कत नहीं। फिर से 1/2 से बड़ा नंबर 2/3, 2/3 से बड़ा 3/4, फिर सबसे बड़ा 1, यानी कैसी है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सच में समझा?
पक्के में समझा? अब अगर आपके पास कोई एक सीक्वेंस ऐसी है माइनस ऑफ एन का स्क्वायर, तो बताइए बाउंडेड आएंगी कि अनबाउंडेड आएंगी? फर्स्ट टर्म निकालो, एन के जगह रखो 1, तो माइनस वन का स्क्वायर कितना आएगा? माइनस वन। देखो माइनस ऑफ एन का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर उसके बाद माइनस साइन था माइनस आया। पक्के में समझ रहा है ना? फिर उसके बाद एन के जगह रखो 2, तो माइनस साइन जैसा था वैसा 2 का स्क्वायर 4, माइनस साइन जैसा था वैसा एन की जगह रखो 3 का स्क्वायर 9। समझो? हाँ, ये माइनस एन का स्क्वायर नहीं है, ये है माइनस ऑफ एन स्क्वायर। तो आपको एन की जगह वैल्यू रखना है, एन की जगह रखने को बनता है माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, माइनस जैसा था वैसा 1 का स्क्वायर 1। समझ रहे हैं ना कंसेप्ट? तो ये जा रहा है अप टू इंफिनिटी जा रहा है। तो बताइए अब इसकी रेंज कैसे निकालोगे? रेंज पहला एलिमेंट क्या है? माइनस वन, उसके बाद माइनस फोर, उसके बाद माइनस नाइन, और ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है ऐसा। अब बताइए आपके पास रेंज में सबसे छोटा एलिमेंट, सॉरी सबसे बड़ा एलिमेंट है क्या? माइनस वन। नंबर लाइन याद है ना? जीरो के बाद आएगा माइनस वन, माइनस वन के बाद आएगा माइनस फोर, माइनस फोर के बाद आएगा माइनस नाइन, और ये ऐसा चलते जा रहा है ना, अप टू माइनस इन्फिनिटी चलते जा रहा है। तो यहाँ पे हम इन्फिनिटी की वैल्यू कभी भी निकाल सकते हैं क्या? नहीं। यानी जो सबसे छोटी वैल्यू है आप निकाल सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? माइनस वन। माइनस वन से एक भी नंबर बड़ा आ रहा है क्या इस सीक्वेंस में? नहीं आ रहा है। तो ये कैसी हो गई? बाउंडेड अबव सीक्वेंस। क्यों बाउंडेड अबव बोल रहा हूं, समझ रहा है ना? क्योंकि आपका जो माइनस वन है, याद है ना, नंबर लाइन में आपको इस साइड जाते हो तो बड़ा मिलता है, तो लेफ्ट साइड जैसे जाते जाओगे तो छोटा होते जाएगा, राइट साइड जैसे जाते होंगे तो बड़ा होता जाएगा। माइनस फोर दिख रहा है, माइनस नाइन दिख रहा है, और फिर वैल्यू छोटी 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 होते जा रही है, हो रही है। कितनी छोटी हो रही है हमको मालूम है क्या? नहीं। तो ये कैसी है? अनबाउंडेड बिलो है ना? ऊपर से तो बाउंड है, मैक्सिमम वैल्यू मेरे को मालूम है, लेकिन नीचे सबसे छोटी वैल्यू क्या आएंगी ये मालूम है क्या? नहीं। तो हो गया अनबाउंडेड बिलो। तो अगर आपको ऐसा कभी कंफ्यूजन होता है ना, तो याद रखना नेगेटिव नंबर जब भी आप रेंज में लिख रहे हो, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसा लिख लिया करो, माइनस वन दिख रहा है मेरे को, फिर माइनस फोर दिख रहा है, फिर माइनस नाइन दिख रहा है, और फिर वैल्यूज नहीं दिख रही है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है, और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर तो ऐसे ही लिखते हुए चलो, फिर आपको कुछ ऐसा जुगाड़ करने की जरूरत है क्या? नहीं। क्या आपको मालूम रहना चाहिए कि माइनस वन सबसे बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा होता है हम उसको उतना छोटा लेते हैं। बताया था ना मैंने, नाइन बड़ा है वन से, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस नाइन, ग्रेटर देन की जगह लेस देन की जगह माइनस वन, यानी माइनस वन बड़ा है माइनस नाइन से। याद रखेंगे पक्के में? अब बताइए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। कैसी है ये? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। क्यों मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रहा है ये? पहले आप थे माइनस वन पे, फिर आप गए माइनस फोर पे, फिर आप गए माइनस नाइन पे, और आप नीचे की ओर ही जाते जा रहे हो। तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है ना? तो आप इसको बोलेंगे मोनोटोनिकली कैसा है? डिक्रीजिंग। समझ में आया? पक्के में समझा? सच में समझा? चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए। लिमिट पॉइंट और लिमिट पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट और पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन, CONDENSATION, कंडेंसेशन ऑफ अ सीक्वेंस। अब एक चीज आपको याद रखना है, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस एंड लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस दो अलग अलग कंसेप्ट है, तो दोनों को कंफ्यूज करना नहीं। तो लिखिए नंबर A is said to be a
लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस fn if given any neighborhood of a fn belongs to the same for an infinite number of values of n, that is fn जो है ये ओपन इंटरवल ऑफ a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन में लाई करता है। ओपन इंटरवल आप या तो इस तरीके से दिखाते हैं या तो इस तरीके से दिखाते हैं। ओपन इंटरवल याद है ना, जिसपे एंड पॉइंट को कंसीडर नहीं करते, होता है ओपन इंटरवल। जहां पे भी लेस देन, जैसे हम बोल रहा हूँ 1 इज लेस देन x विच इज लेस देन, तो ये हो गया मेरे लिए ओपन इंटरवल 1,2। मैं इसको ऐसा 1,2 लिख सकता हूँ या तो ऐसा 1,2 लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 1 इज लेस देन इक्वल टू x विच इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ये होता है मेरे लिए क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में आप एंड पॉइंट को कंसीडर करते हैं 1 और 2, दोनों को इसका पार्ट बनाते हैं इंटरवल का। वेराज ओपन इंटरवल में आप इनको पार्ट नहीं बनाते। समझ में आ रहा है पक्के में? तो अगर 1 और 2 यहाँ पे जो एंड पॉइंट है, यहाँ पे अगर इक्वल टू का साइन नहीं हो तो ये कैसा हो जाएगा? राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट मतलब ओपन इंटरवल, या तो फिर उल्टा ऐसा स्क्वायर 1 और 1 इज लेस देन इक्वल टू x विच इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी आपने एंड पॉइंट को भी आपके इंटरवल के अंदर इंक्लूड किया है। यानी इस इंटरवल में 1 भी आता है 2 भी आता है, तो आएगा स्क्वायर ब्रैकेट 1,2, तो हम इनको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ पे आपको fn a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन लिखना है। अभी ये नेबरहुड वगैरह तो हमने देखा ही नहीं सर, तो अब हमको कैसे समझेंगे वाला कंसेप्ट? बहुत आसान है। क्या बोल रहा है? अ नंबर a, एक नंबर a को आप लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस कब बोलोगे? इफ इन एनी गिवन एनी नेबरहुड ऑफ a के अड़ोस पड़ोस में f ऑफ n बिलोंग करेगा सेम वैल्यू फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n। मतलब आपको आपकी सीक्वेंस को अच्छे से देखना है। तो हम पहले थोड़ा सा इजी वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। जैसे मेरे को ये सीक्वेंस दिख रहा है, दिख रहा है? अब देखो मैंने f ऑफ 1 निकाला, क्या ही वैल्यू? 0 आई। फिर मैंने f ऑफ 2 निकाला, क्या ही वैल्यू? 2 आई। फिर मैंने f ऑफ 3 निकाला, क्या ही वैल्यू? 0 आई। फिर मैंने f ऑफ 4 निकाला, क्या ही वैल्यू? 2 आई। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, when n is odd, तो f ऑफ n की वैल्यू क्या रही? जब f ऑफ 1 लिए 0, f ऑफ 3 लिए 0, f ऑफ 5 लेंगे तो 0। यानी हर एक ऑड टर्म के लिए आपके n की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है ना? यहाँ पे आप n ले लो 1 3 5 अप टू इंफिनिट आएगा। when n is इवन, फिर इवन नंबर लो, तब f ऑफ n की वैल्यू क्या आएंगी? इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 10 अप टू इंफिनिटी। जैसे इवन नंबर ले रहे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही? 2 आ रही है ना? सीक्वेंस में फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही? 2 आ रही। तो जितने भी ऑड टर्म आते जा रहे हैं सबके लिए वैल्यू क्या आ रही है? 0। जितने भी इवन टर्म आते जा रहे हैं उसके लिए वैल्यू क्या आ रही? 2 आ रही। तो ये हो जाएंगे आपके लिए लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। तो इस कितने लिमिट पॉइंट हुए? 2। लिमिट पॉइंट हो जाएगा 0, लिमिट पॉइंट हो जाएगा 0 कब आ रहा? when n is odd। 2 कब आ रहा? when n is even। यानी आपको क्या देखना है? कितनी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एक पॉइंट पे जाके कंसेंट्रेट हो रही है। अगर कोई पॉइंट पे जाके आपकी वैल्यूज कंसेंट्रेट हो रही है तो वो क्या होंगे आपके लिए? लिमिट पॉइंट होंगे। मतलब ज्यादातर वैल्यू उसी वैल्यू के पास है।
अगर मेरे को एक नंबर दिया हुआ है 5 और मेरे पास जो वैल्यूज आ रही वो आ रही है 4.9, 4.8, 5, 4.95, 5, 5, 5.1, 5, 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी वैल्यूज हो किसके पास जा रही है ज्यादा से ज्यादा 5 के पास। तो अगर कोई एक ऐसा नंबर दिख रहा है आपको सीक्वेंस में जिसके पास वैल्यूज बहुत ज्यादा कंसेंट्रेट हो रही है, जिसके नेबरहुड में बहुत ज्यादा वैल्यूज आपकी बार बार फंक्शन की जा रही है, आपकी फंक्शन की कौन सी, जो सीक्वेंस के टर्म है, ये फंक्शन की वैल्यू फर्स्ट हो गया, सीक्वेंस की पहली टर्म, फंक्शन की वैल्यू सेकंड हो गई, सीक्वेंस की सेकंड टर्म हुई। इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे क्या है वैल्यू, -1, 1, -1, 1। तब आपकी एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या आ रही है, -1। कब, व्हेन एन इज ऑड, दैट इज जब भी आप एन की वैल्यू ले रहे 1, 3, 5, 7। तो ऐसी कितनी टर्म्स आ रही है जो -1 के पास जा रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है ना, क्योंकि ऑड नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑड नंबर होते हैं। एफ ऑफ एन की वैल्यू आ रही है 1। कब, व्हेन एन इज इवन, दैट इज आप एन की वैल्यू ले लो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लेते जाओ। जितनी भी इवन टर्म्स आ रही है आपकी सीक्वेंस की वो किसके पास इकट्ठा हो रही है, 1 के पास। जितनी भी ऑड टर्म्स आ रही है वो किसके पास इकट्ठा हो रही है, -1 के पास। तो इसके लिमिट पॉइंट क्या आ गए, लिमिट पॉइंट एक रहेगा -1 कब, व्हेन एन इज ऑड, और दूसरा रहेगा 1 कब, व्हेन एन इज इवन। समझा, तो इसके कितने लिमिट पॉइंट हो रहे हैं, 2 लिमिट पॉइंट हो रहे हैं। तो हमको एक चीज समझ में आ गई, लिमिट पॉइंट एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो लिमिट पॉइंट कौन सा होगा, जिसके पास आपकी वैल्यू जाके कन्वर्ज करती जाए। अब देखिए जैसे यहाँ पे पहले केस में पहला आया 1, फिर आया 1/2, 1/3 और आखिरी नंबर क्या है आपका 0। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, बताइए, लिमिट पॉइंट आएगा 0। अरे ऐसा कैसा हो गया, 0 कैसे आ गया, नंबर लाइन ड्रॉ करो। फर्स्ट टर्म हमने लिए 1 और सबसे छोटी टर्म है हमारे पास 0 है ऐसे। अब आप एक चीज देखिए, सबसे पहली चीज, पहला नंबर आया 1/2 है ना, 1 पहली टर्म थी मेरी, उसके बाद अगली टर्म आई 1/2, तो सीधा आधा डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया। तो यहाँ पे बीच में कोई भी टर्म आई क्या, नहीं है। उसकी अगली टर्म आई 1/3, उसकी अगली टर्म आई 1/4 यानी 0.25 आया। फिर आप देखो जब मैंने n के जगह रखा इंफिनिटी, तो 1/∞ कितना आ गया, 0 आया। तो n के पहले एक और टर्म रही होंगी, कौन सी, n-1 रही होंगी। n के जगह रखो इंफिनिटी, तो 1/n के जगह आएगा इंफिनिटी, इंफिनिटी -1 क्या होता, इंफिनिटी। उसकी भी वैल्यू क्या आ गई, 0। उससे पहले समझ रहे हो ना, आपकी टर्म कैसी है, 1, 2, 3 अप टू n। तो n के पहले टर्म वाली कौन सी होंगी, n-1। उससे पहले कौन रही होंगी, n-2। उससे पहले कौन रही होंगी, n-3। उससे पहले कौन रही होंगी, n-4 रही होंगी। तो जितनी भी वाली टर्म्स है जो एकदम एंड में आ रही है, उसमें जैसी मैं n के जगह रखूंगा इंफिनिटी, इंफिनिटी -4 भी कितना होगा, इंफिनिटी, 1/∞ कितनी वैल्यू आएंगी, 0। तो देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है ऐसी जिनकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। क्यों, n जा रहा है इंफिनिटी तक, है ना, बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस पे जा रहा है n की वैल्यू, क्योंकि वो सब क्या है, इंफिनिटी है। तो वहां पे बहुत सारी टर्म्स ऐसी होंगी जिनकी वैल्यू क्या आएंगी, 0 आएगा। समझ रहा है पक्के में, आप देख रहे हैं ना, अगर मैं 1/1000 लूंगा तो ये क्या आ रहा है, 0.00 आ रहा। मैंने फिर 1/1001 लिया, ये भी इससे थोड़ी छोटी वैल्यू आएगी। फिर मैंने 1/1, 2, 3, 4 बार 0 लिया, तो क्या आएगा, 0.1, 2, 3, 4 आ रहा है। फिर मैंने 1/3, 4, 5 0 लिया, तो आएगा 0.1, 2, 3, 4, 5। तो आप देख रहे हैं वैल्यू किसके तरफ मूव करते जा रही है, 0 के तरफ, यानी किसके नेबरहुड में जा रही है वैल्यू, 0 के तरफ। तो जब इनसे बड़े नंबर आते जाएंगे तो वैल्यू और किसके तरफ जाते जाएंगी, 0 के तरफ। तो आप देख रहे हैं 1 के तरफ तो गिन के एक 1 है, 1/2, फिर 1/3, फिर धीरे 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 आप किसके तरफ मूव करते जा रहे हो, 0 के तरफ।
तो आपकी मैक्सिमम टर्म्स कहाँ पे आ रही है, जीरो के तरफ आ रही है ना। सीक्वेंस की मैक्सिमम टर्म किसके तरफ है, जीरो के तरफ है। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया? यानी आपको ये ढूंढना रहता है लिमिट पॉइंट के लिए कि आपकी टर्म किस पे जाके कन्वर्ज करे, किस पे जाके कंसोलिडेट करे, ऐसा कौन सा नंबर है जिसपे मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिल रही है। ये समझे ना कैसे निकाले। मैं तो सिर्फ अभी कहाँ पे पहुंचा था, 1000 में पहुंचा था, सिर्फ 1/1000। हमको इन्फिनिटी तक जाना है। 1/1000 की वैल्यू क्या आ गई, 0.01। देख रहे लगभग जीरो है वाली वैल्यू, है कि नहीं है, लगभग जीरो। यानी किसके नेबरहुड में पहुंच गई वाली वैल्यू, जीरो की। नेबरहुड का मतलब समझ रहे हो, उसके अड़ोस पड़ोस में जानी चाहिए वैल्यू। किसके अड़ोस पड़ोस में ज्यादा वैल्यू दिख रही है आपको, जीरो के। और ये तो मैं 1000 की बात किया हूं अभी। 1000 के बाद 1001 अप टू 2000, फिर 10,000, फिर उसके बाद लाख, है ना। तो आप देख रहे जितना बड़ा नंबर नीचे बनते जाएगा वैल्यू और जीरो के करीब जाते जाएंगे। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे आप देखिए आपके पास कोई भी ऐसी वैल्यू दिख रही है क्या जो कंसोलिडेट कर रही है, दिख रही है। फिर से यहाँ पे वैल्यू क्या है, जीरो है आखिरी, है। समझ रहा है पक्के में। तो जैसे मैं इनके जगह रखूंगा इन्फिनिटी, तो आएगा -1/, इन्फिनिटी -1 का पावर, तो पकड़ लो 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी किसके करीब आता है, जीरो के करीब। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा आपका, जीरो होगा। क्यों होगा समझा ना। फिर से सेम लॉजिक है, बस यहाँ पे क्या है, -1 का पावर n है। तो वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव साइड में आएंगे, है ना। तो जीरो के इस साइड भी बहुत सारी वैल्यू इकट्ठा हो रही, जीरो के इस साइड भी बहुत सारी वैल्यू इकट्ठा हो रही। किसके आसपास इकट्ठा हो रही, जीरो के। तो लिमिट पॉइंट क्या आएगा, जीरो आएगा। असल में ना आप ऐसा भी ले सकते हैं, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ 1/n। n की जगह डालेंगे इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या आ रहा, जीरो। तो लिमिट पॉइंट क्या आ गया इसका, जीरो आ गया। आगे पर हमको क्योंकि अभी कंसेप्ट समझना है तो सिर्फ कंसेप्ट को पकड़ रहे हैं। तो याद रखना अगर आपको डिवीजन में n वाला फॉर्म दिख जाए तो आपको समझ जाना हमारी वैल्यू किसके तरफ कंसोलिडेट कर रही है, जीरो की तरफ। तो लिमिट पॉइंट किसके तरफ मूव करेगा हमारा, जीरो की तरफ, है ना। लेकिन डिवीजन में सिर्फ n होता है। लेकिन अगर मेरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, अगर ये तो -1 वाला कंसेप्ट समझ गया आपको, दो लिमिट पॉइंट है, 0 to 2 लिमिट पॉइंट है। यहाँ पे कोई भी लिमिट पॉइंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। पहला नंबर था 1, फिर था 2, फिर था 5, फिर था 11। ये तो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। आखिर में नंबर इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगा। और लिमिट पॉइंट एक फाइनाइट वैल्यू होता है, होता है। तो आपका यहाँ पे कैसा आएगा, यहाँ पे कोई भी लिमिट पॉइंट आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि किसी एक नंबर के तरफ आपकी वैल्यू आके कंसोलिडेट नहीं कर रही। पहला 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, और ये बढ़ते ही जा रहा है। तो आपको कोई एक पॉइंट की तरफ कंसोलिडेट करती वैल्यू दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। लेकिन अगर मैं ये वाला क्वेश्चन देखूं, फिर से इसका कोई लिमिट पॉइंट दिख रहा है क्या, नहीं। -1, 2, -3, 4, -5, यहाँ पे किसी के भी तरफ आपकी वैल्यू कंसोलिडेट कर रही है क्या, नहीं। 2, 4, 8 ये वैल्यू बढ़ते जा रही है, किसी एक के तरफ आगे कंसोलिडेट कर रही है क्या, नहीं। तो लिमिट पॉइंट है क्या, नहीं। n/n+1 इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, इसका लिमिट पॉइंट आएगा 1। क्यों, n/n+1, 1000/1001। इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएंगी, 1 आएंगे, है ना। 1 के अड़ोस पड़ोस में आएंगे। फिर 1/1001। इसकी वैल्यू देखो लगभग किसके आसपास आएंगी, 1 के आसपास आएंगी। तो बड़े नंबर्स के लिए, है ना, n कहां तक जा रहा है आपका, अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। तो जब भी ये बड़ा नंबर अपॉन बड़ा नंबर आएगा तो इसकी वैल्यू लगभग किसके आसपास आएंगी, 1 के आसपास आएंगी करके इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा हमारे लिए, 1 आएंगे। तो लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमको देखना है कौन सा एक ऐसा नंबर है जिसके आसपास ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको बार बार दिख रही है। ये अप टू इन्फिनिटी जा सकता है, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी लगभग वैल्यू हम क्या लेते हैं, 1। क्योंकि इन्फिनिटी में जो भी वैल्यू रही होंगी, जैसे वहां पे था 1 बिलियन अपॉन 1 बिलियन+1,
तो उसको आप लगभग 1 बिलियन ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन अपॉन 1 बिलियन, क्या है वैल्यू 1, यानी 1 के अड़ोस पड़ोस में आ रहा है ना। उस तरीके से 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 10 बिलियन, ऐसे हर एक के लिए वाली वैल्यू लगभग किसके तरफ जाएंगी, 1 के तरफ। तो ज्यादातर वैल्यू आपके सीक्वेंस जहां पे जा रही हो क्या होगा हमारे लिए, लिमिट पॉइंट होगा। तो हो गया हमारे लिए लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट पे हम बोलते हैं क्लस्टर पॉइंट, या तो बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन, यानी उसके पास आके वैल्यू आपकी बैठ रही है। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो उम्मीद है आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे नेबरहुड वाला कंसेप्ट भी लिख लो ताकि आपको इस पे भी डाउट ना रहे। तो लिख लो नेबरहुड, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। लिखो नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट किसको बोलते हैं, अ सेट एंड is called neighborhood of a point P if there exists an open interval I containing P and contained in the set, यानी P जो है ये एलिमेंट रहना चाहिए हमारे ओपन इंटरवल I का, और ओपन इंटरवल I ये हमारा एलिमेंट रहना चाहिए N का। तो आप इसको लिख सकते हैं फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन is the neighborhood of P for every positive number एप्सिलॉन। क्या कह रहा हूं, अब मेरे को सपोज करो मेरे को एक n दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे n से आप नेचुरल नंबर पे ना कंफ्यूज हो जाओ तो इसको सेट s कर लो, ठीक है। हम सेट s कर लेते हैं क्योंकि हमको n से नेचुरल नंबर याद है, तो आपको वो डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे n से हम नेचुरल नंबर नहीं डिनोट कर रहे, तो s ले लेता हूँ। एक सेट है s, पकड़ लो। मैं बोल रहा हूँ s है सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 10। क्या बोल रहा हूं, ऐसे सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 5 एंड 10, यानी इसके अंदर 5 से लेके 10 तक हर एक नंबर आने वाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंटरवल बना दिया हूं, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो ना मैंने क्या लिखा हूं, इसका मतलब है अगर x एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है सेट s को, तो मतलब x जो रहेगा ये क्या रहेगा, एक रियल नंबर रहेगा। x क्या रहेगा, एक रियल नंबर रहेगा। यहाँ पे x की वैल्यू 5 और 10 के बीच में आएंगी, समझा पक्के में। तो x क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर जहां पे x की वैल्यू 5 और 10 के बीच में आएंगी, इंक्लूडिंग 5 एंड 10। ये भी लिख देता हूं, इंक्लूडिंग 5 एंड 10, यानी 5 10 लो चाहे नहीं लो दोनों में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ से स्क्वायर और राउंड ब्रैकेट पता चलता है। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट किया हूँ, तो कहीं भी आपको ऐसा दिखे स्क्वायर ब्रैकेट में 5 और 10 और यहाँ पे सेट लिखा हो, याद रखना सेट को हम जनरली ऐसे करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। अगर उसने करली ब्रैकेट की जगह स्क्वायर ब्रैकेट 5 और 10 ऐसा बनाया हुआ है, मतलब 5 और 10 के बीच में जितने नंबर आते हैं ना वो सब इंक्लूडेड है, ऐसा बताना चाहता है आपको, समझे। तो मेरे पास एक सेट दिया हुआ है 5 और 10 के बीच में, और मेरे को बताना है 7 के नेबरहुड में वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो मेरे को नेबरहुड निकालना है, किसके लिए, 7 का नेबरहुड निकालना है। अब देखो अगर मेरे पास नंबर लाइन है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, मेरे को किसका नेबरहुड निकालना है, 7 का।
ये 5 से लेके 10 के बीच में मेरे को क्या दिया हुआ है, सेट एस दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है आपको 7 का नेबरहुड निकालना है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक स्मॉल नंबर ले लेंगे। आपने लिया एक स्मॉल नंबर एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो जो भी आपका, अब आपको नेबरहुड किसका निकालना है, 7 का, तो जो भी 7 माइनस एप्सिलॉन और 7 प्लस एप्सिलॉन के बीच में आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका नेबरहुड हो जाएगा। अब जैसे मैंने अगर एप्सिलॉन की वैल्यू ले लिया, मान लो 0.1 ले लिया, एप्सिलॉन अगर 0.1 है तो 7 में से 0.1 गया और 7 में 0.1 जुड़ा, तो 7 में से 0.1 गया तो कितना आएगा, 6.9, और 7 में 0.1 जुड़ा जाएगा 7.1, तो 7 में अगर 1 जुड़ेगा तो यहाँ पे कहीं पे आएगा 7.1, और 7 में से 0.1 जाएगा तो आएगा 6.9। तो ये हो गया मेरे लिए आई इंटरवल। तो ये इंटरवल में कितने एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। आपको मालूम है ना, नंबर लाइन में 2 पॉइंट के बीच में कितने एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे जितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है सब काय में आएंगे, इन नेबरहुड ऑफ 7 आएंगे। तो सिर्फ यही एलिमेंट आएंगे क्या इन नेबरहुड ऑफ 7? नहीं। अगर मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू ले लिया 0.5, नेक्स्ट एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने क्या लिया 0.5, तो 7 माइनस एप्सिलॉन यानी 0.5 और 7 प्लस एप्सिलॉन यानी 0.5, तो कितना आ जाएगा, 7 में से 0.5 गया तो आएगा 6.5, 7 में 0.5 जुड़ा तो 7.5। तो एक इंटरवल है, ये पकड़ लिया मैंने, पहली इंटरवल लिया, ये होगी पहली इंटरवल, ये होगी मेरे लिए दूसरी इंटरवल। क्या है इंटरवल, 6.5 से लेके 7.5, ये जो दूसरी इंटरवल है ये भी क्या हो गई, नेबरहुड ऑफ 7 हो गई, नेबरहुड ऑफ 7, क्योंकि ये 7 के आसपास आती है। तो नेबरहुड किस पे डिसाइड करता है, आप एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी लेते हैं। अगर मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू ले लिया 1, यानी 1 के डिफरेंस में जितनी भी वैल्यूज आएंगी, ठीक है, लेफ्ट में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, लेफ्ट में अगर 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा 7 में से 1 गया तो 6, और 7 प्लस 1 हुआ तो 8, तो ये इंटरवल क्या हो जाएगा मेरे लिए, नेबरहुड हो जाएगा, यानी 6 से 8 के बीच में जितने भी नंबर है मैं बोलूंगा वो नेबरहुड में आते हैं, किसके, 7 के। तो ये नेबरहुड किससे डिसाइड करते हैं, हम लोग जो टर्म्स यूज कर रहे हैं वो कितनी बड़ी यूज कर रहे हैं, है ना। अगर मैं नंबर यूज कर रहा हूँ सिर्फ 1 2 3 4 5 ऐसा करके, तो जनरली हम लोग एप्सिलॉन की छोटी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, है ना। लेकिन अगर हमारे नंबर बहुत ज़्यादा बड़े तब हम एप्सिलॉन की बड़ी वैल्यूज कंसिडर करते हैं। तो हर एक चीज़, अभी आप चाहो ना तो आप ये भी बोल सकते कि 5 से लेके 9, है ना, 7 माइनस 2 5, 7 प्लस 2 9, इसके बीच में जितने एलिमेंट है वो कहाँ पे है, इन नेबरहुड ऑफ 7। तो नेबरहुड में आने के लिए जरूरी क्या है, पहली चीज जो आपका एलिमेंट है जिसका नेबरहुड निकालना है। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, नेबरहुड ऑफ 7। तो अगर मेरे को पता करना है मेरे पड़ोसी कौन है, तो सबसे पहले तो मैं उस एरिया में रहना चाहिए, है ना। तो मेरा घर उस एरिया में रहेगा तभी तो मैं मेरे पड़ोसी निकालूंगा। जैसे ये है मेरा घर, मेरे बाजू में जो भी घर है ये सब क्या हो गए, मेरे पड़ोसी। अब मेरे को अगर मेरे तुरंत वाले पड़ोसी ढूंढना है तो मैं क्या बोलूंगा, सिर्फ एक घर की दूरी। अगर मेरे को थोड़े से बाजार वाले भी लेना है और बाजू वाले, तो कितने दूरी हो गया, 2 घर के पड़ोसी कितने हो गए। समझ रहे, नेबरहुड को इस तरीके से समझो कि मतलब क्या करना है, आपको ढूंढना है आपके आसपास कौन सी वैल्यूज है। मेरे नेबरहुड में कौन है, एक जो मेरे लेफ्ट साइड में रह रहा है, मेरे राइट साइड में रह रहा है, मेरे फ्रंट साइड में रह रहा है, बैक साइड में रह रहा है। ये हो गया, मैंने कितना रेडियस लिया, एक घर का रेडियस। अगर मैं 2 घर का रेडियस लूं तो मेरा पड़ोसी उसका पड़ोसी है राइट में, मेरा पड़ोसी उसका पड़ोसी लेफ्ट में, सामने के 2 घर, पीछे के 2 घर, इतना पूरा क्या आ गया मेरा
नेबरहुड आ गया। फिर अगर मैं एक एरिया में ले रहा हूं, कुछ भी नाम अज्यूम कर लो, जैसे मैंने सीताबर्डी बोल दिया, ठीक है, कि सीताबर्डी मेरे नेबरहुड में आता है। मतलब मैंने यहाँ पे एक बड़ा एक एरिया लिया हूं, उतने एरिया के अंदर जितने घर आ रहे हैं वो क्या आएंगे, मेरे नेबरहुड में आएंगे। सेम चीज नंबर के साथ है ना। तो आप जितना बड़ा रेडियस कंसिडर करोगे, एक घर का रेडियस कंसिडर करोगे तो सिर्फ एक घर, दो घर दूं, 10 घर दूं, सिर्फ एरिया बता रहे हो, है ना। अब अगर मैं बोलता हूं मैं नागपुर सिटी में रह रहा हूं, तो मेरा नेबरहुड क्या हो गया, नागपुर सिटी हो गया, है ना। तो मैं किसी वर्ल्ड वाले को बता रहा हूं कि कोई इस वर्ल्ड में, सपोज मैं कोई यूएसए में रहने वाले को बता रहा हूं कि मैं नागपुर सिटी में रहता हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने एक एरिया बताया मेरे नेबरहुड का, बताया। तो यहाँ पे इतनी बड़ी दुनिया में से मैंने सिर्फ नागपुर सिटी वाले टुकड़े को लिया हूं मेरा नेबरहुड। समझ में आ रहा है। तो नेबरहुड हम लोग जनरली उस हिसाब से लेते हैं, हमको जितना बड़ा एरिया कंसिडर करना। अब नागपुर सिटी के अंदर अगर मेरे को और एग्जैक्ट लोकेशन में जाना है, तो फिर मैं क्या बताऊंगा, कौन सा विलेज या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सा वाला एरिया आएगा, फिर उसमें तालुका कौन सा आ रहा है, फिर उसमें वार्ड कौन सा आ रहा है ना, फिर उसमें प्लॉट नंबर कौन सा है। तो मैं ये सब चीजों से अपना नेबरहुड डिसाइड कर सकता हूँ, मैं सामने वाले को किस तरीके से बता रहा हूँ मेरा नेबरहुड। तो ये हो गया हमारे जनरल सेंस में अगर हम नेबरहुड की बात करें, नंबर के हिसाब से बात करें। तो अब अगर आप सोच रहे होंगे, अगर मेरे को निकालना है 100 का नेबरहुड, ठीक है, तो 100 के नेबरहुड में 100 आ रहा है, 99.9 आ रहा है, 99.99999 भी आ रहा है ना। 100.0000001 भी नेबरहुड में 100 के, 100.01 भी है, 100.1 भी है नेबरहुड में, 101 भी है, 99 भी है नेबरहुड में। डिपेंड करता है कि आपने एप्सिलॉन कितना बड़ा लिया हुआ है ना। अगर मैंने एप्सिलॉन लिया हुआ हूं 5, तो इसके नेबरहुड में 95 और 105 भी आएंगे। आएंगे कब, जब मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू लिया हूं 5। बट याद रखना एप्सिलॉन हमेशा कैसी वैल्यू लेना पड़ता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो हो गया आपका नेबरहुड। अब इसमें एक और कंसेप्ट होता है डिलीटेड नेबरहुड का। उसमें क्या करना पड़ता है, आपको वो सेट में से सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू को डिलीट कर देना पड़ता है। समझे पक्के में। तो आपको अगर यहाँ पे नेबरहुड लिखना है, पहले केस में अगर नेबरहुड लिखना रहता जिसमें 6.9 और 7.9 को लिया हो, तो इसमें नेबरहुड क्या आता, इसमें मेरा नेबरहुड आता सेट ऑफ नंबर जो 6.9 से 7.1 के बीच में आते हैं। पूरे नंबर काय में आएंगे, इसके नेबरहुड में आएंगे। तो मैं इसको नेबरहुड को इस तरीके से लिखूंगा कि 6.9 से 7.1 तक आएगा। और इसमें से अगर मैं 7 नंबर को डिलीट कर दूं तो ये होता है डिलीटेड नेबरहुड, यानी जिसका नेबरहुड ढूंढ रहे उसी को अगर डिलीट कर दो तो हो जाएगा डिलीटेड नेबरहुड। समझ में आया। तो नेबरहुड कैसे निकालना समझा सबको, समझ रहा है पक्के में, सच में समझा। और कभी भी है ना नेबरहुड में एंड पॉइंट्स को हम इंक्लूड नहीं करते, तो हमेशा राउंड ब्रैकेट बनाना है। यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट बनाना, राउंड ब्रैकेट, क्योंकि हम एंड पॉइंट को कभी भी लेते नहीं है। तो अगर मैंने 100 का नेबरहुड निकालना था और मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू लिया था 0.1, तो 100 में से 0.1 गया तो कितना आएगा 99.9। 100 में 0.1 जुड़ा था, आएगा 100 आया। तो ये हो गया मेरे लिए वो रेंज, वो नेबरहुड जिस पे मैं फोकस करने वाला हूं। तो मेरा जो नेबरहुड आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे नेबरहुड ऑफ 100 क्या आएगा, नेबरहुड ऑफ 100 99.9 से लेके 100.1 के बीच के जितने नंबर सबके सब आएंगे मेरे नेबरहुड पे। तो किसी भी चीज का नेबरहुड निकालने के लिए आपको क्या याद रखना है, वो पॉइंट उसके लेफ्ट और राइट के नंबर आपके वहां पे एग्जिस्ट करने चाहिए। अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं एक सेट है 0 से लेके 1 तक का, मतलब 0 से लेके 1 तक हर एक नंबर इसके अंदर प्रेजेंट है। अब मैं बोल रहा हूं कि आप नेबरहुड निकालो 0 का। किसका नेबरहुड निकालने को बोल रहा हूं, 0 का। आप निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते, क्यों, सेट है यहाँ पे 0 है तो 0 पॉइंट तो इंक्लूडेड है। लेकिन मैंने क्या बोला था, 0
माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन आना चाहिए। 0 में से अगर मैंने 0.1 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा, -0.1। ये मेरे सेट के अंदर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये नेबरहुड आएगा क्या उसका, नहीं आएगा। समझा। तो नेबरहुड में आने के लिए क्या जरूरी है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में आपके नंबर प्रेजेंट होना चाहिए। मैं यहाँ पे 5 का नेबरहुड निकाल सकता हूं क्या, नहीं निकाल सकता। क्यों, 5 एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट में जैसे मैं एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, 4 पॉइंट कुछ तो भी आ जाएंगी। आपके नंबर कहां से शुरू हो रहे हैं, 5 से, तो 4 पॉइंट वाले नंबर आपके इसके बाहर आ गए, यानी जो एप्सिलॉन था 5 माइनस एप्सिलॉन, ये उसका पार्ट रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो नेबरहुड में आएगा क्या, नहीं। वैसे हमको इतना ज्यादा डिटेल में नेबरहुड की जरूरत नहीं है, बट आपको जो बेसिक है वो समझ में आना चाहिए कि क्या होना चाहिए। जो नंबर आप जैसे 100 निकाल रहे हो तो 100 जो नंबर है ये पार्ट होना चाहिए किसका, एक इंटरवल का। तो मैंने जैसे बोला कि 100 जो है ये पार्ट है कौन सी इंटरवल का, वो इंटरवल मैंने ले लिया 99.9 और 100.1 ले लिया, तो हमारा जो 100 है ये इस इंटरवल का पार्ट है, डन। उसके बाद ये जो इंटरवल है वो पार्ट होना चाहिए उस सेट का जो आपको गिवन है। अगर मैंने सेट एस दे के रखा हूं हर एक नंबर बिटवीन 95 से लेके 105 तक, तो आप ये इंटरवल आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे दे के रखा हूं सेट 95 से लेके 101 तक भी दे के रखा हूं तो भी आप आराम से निकाल सकते पक्के में। तो यहाँ पे अगर मैंने 95 से दे के रखा हूं, ये हो गया 100 के बाद यहाँ पे आएगा कहीं पे 101 आएगा, तो मैं बोल सकता हूं ये जो है ये क्या है मेरा, ये जो इंटरवल है ये क्या है, उसका नेबरहुड है। अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू ले लूं 0.5, अगर मैं 0.5 वैल्यू ले लूं इसकी, एप्सिलॉन 0.5 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, यहां पे कहीं पे आएगा, पकड़ लो 99.5, यहां पे आएगा 100.5 आएगा। ये अभी हमारे सेट के अंदर है। तो ये जो सेकेंड इंटरवल है जहां पे वैल्यू है 99.5 100.5, ये भी क्या है मेरे लिए, नेबरहुड है। लेकिन अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू ले लूं 1.1, क्या ले लिया मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू 1.1, तो आप 100 माइनस एप्सिलॉन निकालो, 100 में से कितना गया 1.1, तो कितना आ गया 98.9। 100 में एप्सिलॉन जोड़ो तो कितना आ जाएगा 100 प्लस 1.1, तो 101.1। ये जो आपका नया इंटरवल है ये नेबरहुड है कि नहीं है, बताइए। क्या है नंबर 98.9, 95 से बड़ा है, यानी अंदर है हमारी नंबर लाइन के। उसके बाद अगला नंबर क्या है 101.1, लाइन सेट की कहां पे खत्म हो रही है 101 पे, आपका नंबर क्या आया 101.1 आया, इससे बड़ा आ गया, यानी ये जो पॉइंट है ये रेंज के बाहर चला गया। अगर ये रेंज के बाहर चला गया तो अगर मैं इतना नेबरहुड लेना चाहूं तो वो आएगा क्या, नेबरहुड में नहीं आएगा, यानी नेबरहुड में कहां तक वैल्यू आ सकती है आपकी 101 तक आ सकती है, उससे बड़ी वाली वैल्यू नेबरहुड में आएंगी क्या, नहीं आएंगी। तो नेबरहुड के लिए समझ में आया, जो सेट है उसके अंदर आपके एक इंटरवल होना चाहिए और इस इंटरवल के अंदर आपका नंबर प्रेजेंट होना चाहिए, तो आप बोलोगे वो नंबर कहाँ पे है, नेबरहुड में। समझ में आया पक्के में। तो एक डेफिनेशन और लिख दो, उसके बाद हम आज का लेक्चर खत्म कर देते हैं और कल हम देखेंगे और टॉपिक्स कंसेप्ट और फिर उनके ऊपर क्वेश्चन। लिख लो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। और आप टेंशन मत लो, अगर हमको कोई भी कंसेप्ट हमारे क्वेश्चंस के लिए जरूरी है तो हम पहले वो कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बेसिक पार्ट को देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जैसे अगर आपको नेबरहुड में अभी भी कोई दिक्कत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं,
ठीक है, क्योंकि नेबरहुड के ऊपर अगर हमको कोई भी क्वेश्चन आया तो हम पहले नेबरहुड को फिर से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर जाएंगे। इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक लिमिट पॉइंट और दूसरा सीक्वेंस क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है, वो बाउंडेड कब होती है ना, बाउंडेड अबो, बाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड अबो, अनबाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, तो उसकी रेंज कैसे निकालते हैं, उसका लिमिट पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये आपको आना चाहिए। बाकी अगर आपको नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड में कोई भी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, हम पहले वाले कंसेप्ट को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लिख लो डिलीटेड नेबरहुड की भी डेफिनेशन, इफ फ्रॉम द नेबरहुड। पर आपको अभी बेसिक आइडिया तो समझ में आ गया ना, नेबरहुड क्या होता है, जिस हिसाब से आप रेंज ले रहे हो, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं मैं नागपुर में रहता हूं और फिर मैं मेरे घर का एड्रेस बता रहा हूं, तो मैं जो घर का एड्रेस है उसमें वो नागपुर के अंदर का ही वैल्यू रहना चाहिए, है ना। अब मैं अगर रह नागपुर में रहा हूं और मैं घर का एड्रेस गुजरात का दे रहा हूं, तो वो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। यानी मेरा जो घर का एड्रेस है वो सबसेट होना चाहिए किसका, नागपुर के किसी एरिया का। याद रखेंगे, इफ फ्रॉम द नेबरहुड point the point itself is excluded or deleted, मतलब p माइनस एप्सिलॉन, p प्लस एप्सिलॉन, ये तो नेबरहुड था, लेकिन इससे मैंने पॉइंट p को सब्ट्रैक्ट कर दिया, पॉइंट p को निकाल दिया, तो ये कौन सी हो गई, डिलीटेड नेबरहुड हो गई। हो गई, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो नेबरहुड निकालना समझ गया। नेबरहुड निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है, हमको जो सेट दिया हुआ है सबसे पहले, वो सेट कौन से रियल नंबर्स का दिया हुआ है, क्योंकि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो सेट रियल नंबर्स करेंगे। उस सेट के अंदर आप क्या करेंगे, एक सबसेट लेंगे। तो आपको याद रखना है, जो भी सेट है उससे जब आप इंटरवल बनाओगे, वो इंटरवल क्या होना चाहिए, उसका सबसेट होना चाहिए। सबसेट मतलब समझता है ना, सबसेट मतलब इसके जितने एलिमेंट है वो सेट एस में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर मेरा सेट है रियल नंबर्स बिटवीन 0 to 2 और मैं नेबरहुड निकाल रहा हूं 1 का, तो मैं इंटरवल के लिए क्या ले सकता हूं, रियल नंबर बिटवीन 0.5 to 1.5। अब देखो 0.5 से लेके 1.5 तक जितने रियल नंबर आएंगे वो तो इसके अंदर भी आ रहे हैं, 0 और 2 के बीच में भी आ रहे हैं ना, 0 1 2 ऐसी नंबर लाइन है। ये हो गया हमारे लिए सेट एस हो गया। इसके अंदर मैंने एक इंटरवल बनाया, कहां से कहां तक, 0.5 से लेके 1.5 तक। यानी ये जो इंटरवल आपने बनाया ये किसके अंदर बना रहे हो आप, सेट के अंदर बना रहे। यानी नेबरहुड निकालते वक्त सबसे पहले तो जो आपको सेट दिया हुआ है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके अंदर से आप एक इंटरवल बनाओगे और उस इंटरवल के अंदर आपका वो पॉइंट आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिया हूं 1.3। अब जो मेरा 1.3 है ये किसके बीच में आ रहा है, 1.3 जो है 0.5 से बड़ा है, 1.5 से छोटा है। यानी ये एलिमेंट है किसका, आई का, और आई जो है वो एलिमेंट है किसका, एस का है। यानी आई के अलग एलिमेंट एस के अंदर प्रेजेंट है, तो आई क्या है यहाँ पे, सबसेट है किसका, एस का। याद रहेगा, इतना बेसिक याद रहेगा पक्के में। तो ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा बेसिक तो भी आपको समझ में आ गया होगा। कल हम लोग देखेंगे हमारा टॉपिक्स आगे कंटिन्यू करते हुए कन्वर्जेंट सीक्वेंस और लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर से क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। अब हम जो कल से लेक्चर शुरू करेंगे वहां से टॉपिक के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो वहां से आपको थोड़ा सा सीरियस होना है। पक्के में याद रहेंगे, सच में याद रहेंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।